हेलो स्टूडेंटों, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फास्टनर के बारे में। बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फास्टनर फास्टनर आखिर होता क्या है? तो जब दो अलग अलग पार्टों को हम असेंबल करते हैं, यानी जोड़ते हैं ना, जिस जिस उपकरण के द्वारा जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फास्टनर कहते हैं। ठीक है ना। अब ये अलग अलग टाइप से हम जोड़ते हैं। जैसे टेम्प्रोरी फास्टनिंग कर देते हैं। ठीक है। सेमी परमानेंट फास्टनिंग होता है, परमानेंट फास्टनर होता है। इस सब के बारे में हम सब एक एक करके बहुत अच्छा तरीका से जानेंगे। ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग उद्योगों में मशीन पार्टों को एक साथ जोड़ने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फास्टनर। और यह क्रिया कहलाती है फास्टनिंग। यह क्रिया क्या कहलाती है? फास्टनिंग। यानी जिस विधि द्वारा पार्टों को जोड़ा या बांधा जाता है उसे फास्टनिंग कहते हैं। देखिए, दो पार्टों को नट और बोल्ट के द्वारा हम कस देते हैं। अलग अलग पार्टों को नट और बोल्ट के द्वारा असेंबल कर देते हैं, है ना। फिर मन किया हटाने के लिए, आगे चल के हमको मन किया कि नहीं, दो पार्टों को अलग अलग करना है, तो फिर इसको नट को और बोल्ट को कस कर खोलकर हटा दिए। तो ये जो है टेम्प्रोरी फास्टनिंग है। यानी देखा जाए तो 3 टाइप के फास्टनर हो जाते हैं। कौन कौन? 3 टाइप के फास्टनिंग होते हैं। फास्टनर के प्रकार में आएंगे तो अस्थायी फास्टनिंग, टेम्प्रोरी फास्टनिंग, ठीक है, उसके बाद सेमी फास्टनिंग, है ना, उसके बाद परमानेंट फास्टनिंग। एक एक करके हर एक बारे में समझते हैं। ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये अभी नट और बोल्ट का देख रहे हैं। ये हेड होता है और इसके एक सिरा पर पूरा थ्रेड कटा होता है। ये मेल पार्ट होता है और ये नट जो है फीमेल पार्ट होता है, इसके ऊपर चढ़ रहा है ना, ये चीज़। और ये आप देख रहे हैं हेडलेस ये जो बोल्ट है इसको हम स्टड कहते हैं। क्या किया जाता है? इसके बीच में प्लेन रहता है, इसमें, है ना, 2 पार्टों को इसमें ले जाकर और दोनों साइड से नट चढ़ा दिया जाता है। तो ये फिर जब मन किया तो इसको खोलकर अलग अलग कर सकते हैं। इससे क्या होगा? मेरा फास्टनर भी खराब नहीं होगा और जो 2 पार्ट को जोड़े हैं वो भी खराब नहीं होगा। तो ये जो फास्टनर कहलाता है, ये कौन सा फास्टनर? टेम्प्रोरी फास्टनिंग टेम्प्रोरी फास्टनर कहलाता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? टेम्प्रोरी फास्टनिंग कहलाती है। इसके बारे में और भी समझते हैं। इस प्रकार की फास्टनिंग में मशीन पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। अस्थायी रूप से जब मन किया तब हटा सकते हैं। इससे क्या, हमारा मेटल भी पार्ट भी खराब नहीं होगा और फास्टनर भी खराब नहीं होगा। ठीक है। अर्थात उसमें प्रयुक्त फास्टनरों को बिना किसी क्षति को खोला या कसा जाता है। ठीक है। जैसे बोल्ट हो गया, नट हो गया, स्टड हो गया, की हो गया। की मतलब चाबी स्लॉट की घाट कटा रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मशीनों में, जैसे साफ्ट और पुलियों में आप लोग देखे होंगे की वे कटा रहता है पावर ट्रांसमिट के लिए, है ना, पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो जब ये साफ्ट में हम की लगा देते हैं तो साफ्ट के साथ साथ पुली भी घूमना स्टार्ट होता है। फिर यदि की को हटा देंगे तो फिर पुली जो ये फ्री हो जाता है। इस तरीके से आप लोग जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके ओके। खोला या कसा जाता है। नट, स्टड, की, कॉटर पिन, वाशर, स्क्रू इत्यादि, ये सब जो है आपका टेम्प्रोरी फास्टनिंग यानी टेम्प्रोरी फास्टनर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आता है अस्थायी फास्टनिंग। अस्थायी में क्या आता है? रिवेट और शोल्डर आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? अस्थायी फास्टनर में क्या होता है? सब चीज़ आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है ना। अस्थायी फास्टनर में क्या होता है, अस्थायी फास्टनिंग में क्या होता है? सेमी परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है ना। अस्थायी फास्टनिंग में यही होता है, इस विधि में पार्टों को अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। मतलब जब हम इसको दो पार्टों को अलग करें तो फास्टनिंग खराब हो जाता है। जो फास्टनर होता है वो खराब हो जाता है, हमारा पार्ट नहीं खराब होता है। बिना पार्ट में कोई क्षति नहीं होती है, लेकिन जो हमारा फास्टनर होता है वो खराब हो जाता है। फिर उसको दोबारा उपयोग में हम लोग नहीं ला सकते। नट और बोल्ट को हम दोबारा उपयोग में लाते हैं ना, लेकिन यहाँ दोबारा उपयोग में इसको नहीं ला पाएंगे। जैसे रिवेट हो गया, रिवेट से 2 प्लेटों को हम जोड़ दिए हैं, मन किया कि अलग अलग करें, कहीं गड़बड़ हो गया तो हम उसके रिवेट के जो सिरा होता है उसको क्या करते, क्रॉस कट चीज़ों से काट देते हैं। काटने के बाद उसको दोनों प्लेटों को अलग कर देते हैं, तो फिर वो रिवेट यूज में आता है क्या? नहीं आता है। तो उससे क्या होता है? फास्टनर खराब हो जाता है, फास्टनर का क्षति होता है यहाँ अर्धअस्थायी में, यानी सेमी परमानेंट इसको कहेंगे। सोल्डर होता है, सोल्डरिंग करते हैं, 2 तारों को जब अलग करते हैं तो फिर सोल्डर का वही प्रयोग होता है क्या? नहीं। तो ये जो है अस्थायी फास्टनिंग है, अस्थायी नहीं अर्धअस्थायी फास्टनिंग है। ठीक है ना, यहाँ अर्धअस्थायी लिख लीजिएगा, अर्धअस्थायी फास्टनिंग है। ओके, ये हाँ।
अगला 3 नंबर आता है अस्थाई फास्टनिंग। अस्थाई मतलब परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग क्या होता है? वेल्डिंग हो गया। वेल्डिंग जो होता है परमानेंट फास्टनिंग होता है, ठीक है। जैसे देखिए, जब वेल्डिंग, दो पार्टों को जब हम वेल्ड कर देते हैं, फिर आगे चल के हमको ज़रूरत पड़ा कि नहीं दोनों को अलग अलग करना है, दोनों पार्टों को अलग करना है, तो फिर तो हमारा पार्ट भी खराब होगा और वेल्ड फिलर मेटल जो गला है वो भी मेरा पूरा खराब होता है ना। तो इससे क्या होता है? फास्टनिंग की भी क्षति होती है और जॉब को भी क्षति पहुंचती है। तो ये हमारा अस्थाई फास्टनिंग होता है। इस विधि में आइए देखते हैं, इस विधि में पार्टों को अस्थाई रूप से जोड़ा जाता है। अस्थाई रूप से परमानेंट ज्वाइंट करते हैं, ठीक है ना। इसमें पार्टों को खोलने या अलग करते समय फास्टनर स्वयं खराब हो जाते हैं और साथ में जॉब भी खराब हो जाता है। जैसे वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, है ना, वेल्डिंग हो गया और ब्रेजिंग हो गया, तो इसमें पार्ट भी खराब होते हैं, फास्टनर भी खराब होते हैं। तो ये परमानेंट फास्टनर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये अभी देखते हैं अस्थाई, अभी हम देखते हैं अस्थाई फास्टनिंग कौन कौन होता है। नट बोल्ट, नट बोल्ट अभी आप लोग देखें, नट बोल्ट जो है अस्थाई फास्टनिंग होता है, उसके बारे में अब एक एक करके बहुत अच्छा तरीके से समझेंगे। आप ये देखोगे तो ये नट बोल्ट होता है जिसके एक सिरा पर ये हेड बना रहता है और एक सिरा पर थ्रेड कटा होता है जिस थ्रेड पर नट को चढ़ाया जाता है। यानी ये आप देखोगे आप, ये तो ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, और ये आमतौर पर टेम्प्रोरी फास्टनिंग में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और ये आमतौर पर देखा जाता है ये माइल्ड स्टील का बना रहता है। लेकिन विशेष उपयोग के लिए, विशेष कामों के लिए ये पीतल का भी बना रहता है, एल्युमिनियम का भी बना रहता है, तांबा का भी बना रहता है ये चीज़, ठीक है। इसके बारे में और भी समझते हैं। तो यहाँ देखिए, बोल्ट गोल रॉड से बनाया जाता है। बोल्ट जो होता है गोल रॉड से बनाया जाता है। इसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती है जिस पर नट को चढ़ाया जाता है। इसी पर ना नट को चढ़ाया जाता है ना। यह मुख्यतः माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष कामों के लिए तांबा, पीतल, एल्युमिनियम आदि धातुओं के भी बनाए जाते हैं। इतना समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल्ट के प्रकार में आते हैं। तो इसके सिरा के अकॉर्डिंग बोल्ट के प्रकार हम देखते हैं। तो हेक्सागोनल हेड बोल्ट होता है। ये जो इसका हेड होता है हेक्सागोनल होता है ना, यानी षष्ठभुजाकार होता है, ठीक है, हेक्सागोनल होता है। और इसी का सबसे अधिक प्रयोग, इसी हेक्सागोनल नट का ही सबसे अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं, बोल्ट का, सॉरी नट बोल दिया, है ना। हेक्सागोनल बोल्ट का ही सबसे अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और इसका यदि सिरा देखें, इसका ये एक सिरा, ठीक है ना, कितने डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर, ये 30 डिग्री के कोण पर चेम्फर होता है, 30 डिग्री के कोण पर चेम्फर होता है, ठीक है, ताकि ये रिंच और स्पेनर से सही लिवरेज लग सके। यहाँ समझते हैं। इस बोल्ट का हेड अष्टभुजाकार आकृति में होता है। सबसे अधिक इसी बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके हेड का ऊपरी सिरा 30 डिग्री के कोण पर चेम्फर होता है। ये ऊपरी सिरा 30 डिग्री के कोण पर, ये ऊपरी सिरा 30 डिग्री के कोण पर क्या होता है? चेम्फर होता है। हेड की मोटाई 0.8 इंटू डी से डी तक रखी जाती है। जो हेड की ये मोटाई है, ये हेड की मोटाई 0.8 इंटू डी, 0.8 इंटू डी, ये डी क्या है? डायमीटर ऑफ रॉड है ये, है ना, डायमीटर ऑफ बोल्ट है। तो ये या डी तक भी रखा जाता है, जितना बोल्ट का डायमीटर है उसके हिसाब से भी, जितना ये बोल्ट का डायमीटर है उतना भी रखा जाता है इस हेड की मोटाई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है, इस हेड की मोटाई, ओके। हाँ, अब आगे समझते हैं। आगे है स्क्वायर हेड बोल्ट, है ना, स्क्वायर हेड बोल्ट। तो इसका जो हेड रहता है ना, स्क्वायर रहता है। इसका जो हेड रहता है क्या रहता है? इसका हेड जो होता है स्क्वायर रहता है। इसका हेड जो है क्या रहता है? स्क्वायर रहता है, और इसी पर थ्रेड कटे होते हैं। इसका ये हेड जो है स्क्वायर रहता है। ये टी बोल्ट है, यहाँ गलत फिगर लग गया है, इस पर अभी ध्यान नहीं देना है। ये स्क्वायर हेड बोल्ट होता है। और स्क्वायर हेड बोल्ट जहाँ भी फिट होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, जैसे उस पर स्क्वायर ही, इस तरीक़े से स्क्वायर ही, ठीक है ना, ग्रुप्स कटा रहता है, ताकि ये जाकर स्क्वायर हेड बोल्ट जो है, स्क्वायर हेड बोल्ट जो है, ये जाकर इसमें बैठ जाता है ना, इसमें जाकर एकदम बढ़िया से बैठ जाता है, एकदम फिट हो जाता है, ताकि ये फिर मूव इधर उधर नहीं करता है, ठीक है। इसमें जाकर फिट हो जाता है, फिर हम इधर से नट चढ़ाकर इसको कस देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। यहाँ नाम से क्लियर हो जा रहा है कि इसका जो हेड होगा स्क्वायर होगा, ओके। इसका हेड वर्गाकार होता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हेड को
ग्रुप में फिट करना होता है, हेड को ही ग्रुप में ले जाकर फिट कर देते हैं, ठीक है ना। ग्रुप में जैसे ये आपका ये जैसे हेड हो गया तो इसी के एकदम ये आकर ऐसे ये फिट हो जाएगा, ये आकर एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस पर स्क्वायर ग्रुप कटा होता है, वो ऑलरेडी ये स्क्वायर बोल्ट है और ये भी स्क्वायर ग्रुप कटा होता है, तो स्क्वायर आकर बैठ जाएगा। अब यहाँ से कितना भी हम लोग कसेंगे तो ये रोटेट थोड़ी होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, एकदम ये फिक्स हो जाता है। इसके लिए ग्रुप भी वर्गाकार होता है ताकि बोल्ट घूम ना सके, बोल्ट कभी घूम नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप्स जो है वर्गाकार ही है ना। इसकी मोटाई भी 0.8 इंटू डी से लेकर डी तक डी के बराबर रखी जाती है, यानी डायमीटर ऑफ जो रॉड है उसी के बराबर इसकी मोटाई भी रख सकते हैं, या 0.8 इंटू डी यानी 0.8, और डी का यदि डायमीटर मान लीजिए 5 mm है तो 5 से गुणा करेंगे यानी 0. लगभग 840 के आसपास, यानी या सीधे बोलें तो 5 तक हम रख सकते हैं, 0.5 mm तक रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं कॉफ हेड बोल्ट, नाम से ही क्लियर है कि इसका जो हेड होगा कॉफ हेड बोल्ट ये है, इसका ये जो हेड है कॉफ के आकार के होता है, इसके नीचे जो होता है एक स्नग बना रहता है, क्योंकि ये रिंच या स्पिनर्स ये नहीं पकड़ा जाएगा, है ना, इसलिए इसको पकड़ने के लिए नीचे नेक या स्नग बना रहता है, स्क्वायर या हेक्सागोनल ये रह सकता है ना, ये बना रहता है जिसमें हम रिंचों को पकड़कर ठीक है ना कसते या खोलते हैं, रिंचों से पकड़कर कसते या खोलते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। इसका हेड गोल होता है, इसको किसी स्पिनर द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है, इसलिए गोल हेड के नीचे वर्गाकार नेक या फिर स्नग बना होता है, ये वर्गाकार नेक या फिर स्नग बना होता है जो बोल्ट को कसते समय घूमने नहीं देता है। जब हम बोल्ट को कसते हैं, इस पर नट चढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो ये घूमने इसको नहीं देता है, हम रिंच से पकड़ लेते हैं, है ना। इसका प्रयोग अधिकतर रेलवे लाइन लकड़ी के कामों में किया जाता है, अधिकतर देखे होंगे लकड़ी के कामों में आप लोग इस बोल्ट का प्रयोग जरूर आप लोग देखे होंगे अधिकतर लकड़ी के कामों में, है ना, ये चीज़। ओके, अब चीज हेड बोल्ट को समझते हैं। पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में कि लाइट वर्क करने के लिए लाइट वर्क में किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका हेड जो होता है काफ़ी पतला होता है और ये साधारणतः हम मतलब स्क्रू ड्राइवर से भी हम खोल सकते हैं, इसको पेचकस से भी खोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जगह कम हो, क्योंकि इसका हेड जो होता है एकदम पतला होता है और इसको हम चीज हेड बोल्ट कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लाइट वर्क के लिए ऑप्शन में भी दिया गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उसमें हम टिक करेंगे, ठीक है ना। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बोल्ट का प्रयोग लाइट ड्यूटी में किया जाता है, तो चीज हेड बोल्ट का, है ना, हल्का कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब ये टी हेड बोल्ट को देखते हैं, तो ये जो आप लोग ये अभी देखे थे टी हेड बोल्ट, ये जो है टी हेड बोल्ट होता है और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो टी हेड बोल्ट का प्रयोग हम लोग मशीनों के टेबल पर करते हैं, है ना। जैसे आप लोग ड्रिलिंग मशीन देखे होंगे, ड्रिलिंग मशीन के जो टेबल होते हैं जिस पर हम जॉब को बांधते हैं, मैंने मशीन टेबल भाइस में, तो वहाँ स्लॉटेड कटा होता है, इस तरीके से स्लॉट कटा होता है, तो ये टी बोल्ट डालकर नीचे से नट चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो कस देते हैं इस तरीक़े से। आइए देखते हैं, इसका प्रयोग मशीन टेबल पर क्लैंपिंग के लिए किया जाता है। इसकी हेड की आकृति टी अक्षर की तरह होती है, इसलिए इसे मशीन टेबल के टी स्लॉट में फिट किया जाता है, टी स्लॉट में फिट किया जाता है, ठीक है। ओके, इतना। चलिए अब आता है हेडलेस बोल्ट। देखिए हेडलेस बोल्ट क्या होता है, जैसे अभी आपको दिखा रहे थे, जैसे ये एक बोल्ट है, बीच में प्लेन था और इधर जो है थ्रेड कटा था, इधर जो है थ्रेड कटा था और ये बीचों में क्या था, प्लेन था। बीच में जो प्लेन था मतलब हेडलेस स्टड को ही हेडलेस बोल्ट कहते हैं, हेडलेस बोल्ट को ही स्टड कहते हैं। यानी ये प्लेन होता है, इधर से भी हम बोल्ट चढ़ा देते हैं, इधर से भी चढ़ाकर इसको हम कस देंगे, मतलब हेड ना रहे, हेडलेस बोल्ट उसको कहते हैं। इसमें हेड नहीं होता है बल्कि एक सिरा टेपर होता है। इसका प्रयोग सॉफ्ट कपलिंग में किया जाता है, ठीक है ना, सॉफ्ट को कपलिंग में किया जाता है। अब ये आ गया हुक बोल्ट। आप लोग अक्सर देखे होंगे करकट वगैरह रखा जाता है ना,
करकट वगैरह, तो जैसे करकटों में रखा जाता है ना, तो ये हुक, ठीक है ना, टीन को मतलब ये फंसा कर नीचे एंगल में फंसा कर ऊपर कस दिया जाता है। इससे टीन हवा के समय उधिया कर नहीं ले जाता है, एकदम टाइट कर लेता है, ठीक है ना। इसको हम ये देखिए हुक की तरह, हुक की आकृति की तरह बना है, इसलिए इसको हुक बोल्ट कहते हैं। इसका हेड हुक की शक्ल में मुड़ा होता है और हुक के नीचे वर्गाकार नेक होती है। हुक के नीचे आप देखिएगा यहाँ तो वर्गाकार नेक भी होती है। इसका प्रयोग एंगल आयरन के साथ सीट कसने के लिए किया जाता है। करकटों में कसने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग गाँवों में देखे होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ ज़रूर देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। ये हुक बोल्ट है। अब आता है आई बोल्ट। ये भी आपको नीमी के क्वेश्चन बैंक में दिया है कि भारी मशीनों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए किस हम बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो भारी मशीनों में देखिएगा, ये मशीनों के आगे इस तरीक़े से ये बोल्ट लगा रहता है और इसी में हम तार को बांध कर इसमें तार को बांध कर मशीन को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हैं। चाहे आप गाड़ी उड़ी देखे होंगे, गाड़ी, ठीक है ना, तो गाड़ी में पीछे भी ये लगा रहता है, जहाँ गाड़ी उड़ी फंस जाता है तो पीछे इसी में हम फंसा कर कड़ी उड़ी और खींचते हैं। तो इसको हम कहते हैं आई बोल्ट। क्या कहते हैं? आई बोल्ट। इसका प्रयोग भारी मशीन उठाने के लिए किया जाता है। यह एक तरफ से गोल रिंग की तरह होता है, दूसरी तरफ से चूड़ीदार भाग होता है। एक तरफ से गोल रिंग की तरह होता है और दूसरी तरफ से ये चूड़ीदार होते हैं, यानी इस पर थ्रेड कटे होते हैं ये चीज़। अब सकल बोल्ट। ये सकल बोल्ट भी आप लोग देखे होंगे सिलाई मशीनों में। ये क्या करता है, ये गति परिवर्तन के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सिलाई मशीनों में हम पैर से दबाते हैं तो सर्कुलर मोशन हमें प्राप्त होता है ना। तो ये देखे होंगे सिलाई मशीनों में इसका आप लोग इसका ज़रूर प्रयोग देखे होंगे सिलाई मशीनों में। तो इसका प्रयोग गति परिवर्तन के लिए किया जाता है, अर्थात सर्कुलर मोशन को लैंगिट्यूडनल मोशन में बदलने के लिए होता है, ठीक है, ओके। अब आता है फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। ये कई टाइप के होते हैं फाउंडेशन बोल्ट। इनका प्रयोग मशीनों को फोर्स, जैसे मशीन कहीं जो है कि असेंबल होता है, मशीन जहाँ जाकर फिट होता है ना फाउंडेशन पर, तो नीचे से क्या किया जाए, ढलाई कर के, ठीक, एक बोल्ट को निकाला जाता है ताकि जाकर उसका जो मशीन का जो नीचे का फोर्स है जाकर उस पर बैठे, है ना। ये चीज़, इसका प्रयोग मशीनों को फर्श पर फिट करने के लिए किया जाता है। मशीनों के फर्श पर फिट करने के लिए किया जाता है। इनके कुछ भाग नीचे फर्श में दबा दिया जाता है और ऊपरी भाग मशीन पर रखकर उसे कस दिया जाता है ताकि कंपन ना हो सके, ठीक है। ऊपरी भाग को बाहर थोड़ा सा करके कस दिया जाता है। अक्सर आप लोग कंपन होने के लिए बहुत सारा चीज़ अपनाया जाता है। अब कुछ डिवाइस भी आती है, ठीक है, कंपन बहुत कम होना है तो पता चलेगा ना कि यहाँ एक मशीन चल रहा है, ये कंपन होने लगा, तो ये भी मशीन बगल में चलेगा तो ये भी कंपन होने लगेगा। इसका सीधे उदाहरण आप लोग देखे होंगे, जब गांव में पंपी सेट चलता है ना, तो जो चक्का होता है ना पंपी सेट के नीचे क्या चट्टी का बोरा डाल दिया जाता है, नहीं तो पुआल डाल दिया जाता है ताकि कंपन ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस तरीक़े से कंपन को एब्जर्व करे, है ना, कस दिया जाता है ताकि कंपन ना हो सके। ये 4 प्रकार के होते हैं। आई फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है, लेविस फाउंडेशन बोल्ट होता है, कॉटर फाउंडेशन बोल्ट होता है। इसको एक एक करके यहाँ समझते हैं। ये आई बोल्ट क्या होते हैं, आई बोल्ट को समझते हैं। तो आई फाउंडेशन जो बोल्ट होते हैं, ये हमारा आई फाउंडेशन बोल्ट होता है। ये जो आई फाउंडेशन बोल्ट होता है, इसको गिट्टी बालू से ये जो है मसाला बनाकर इसको मतलब ढलाई कर दिया जाता है। ये नीचे दब जाता है और इस पर ये जो जिस पर थ्रेड कटे होते हैं, इस पर जो थ्रेड कटे होते हैं, ये बाहर इसको कर दिया जाता है। ये बाहर हो जाता है, ये क्या होता है, ये बाहर हो जाता है। इसी पर आकर मशीन का जो है, मशीन का फर्श आकर इसी पर बैठ जाता है, ठीक है ना, और इसको ऊपर से नट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये आपका रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है। इस तरीक़ा से निकला रहता है, इस तरीक़ा से ये टेपर में रहता है और इसको भी ढलाई करके एकदम फिट कर दिया जाता है और इसका जो थ्रेड कटिंग भाग है वो बाहर रहता है। इस पर आकर मशीन बैठ जाता है और इसको हम कस देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये लेविस फाउंडेशन बोल्ट है। इसमें से अलग से एक की का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसको निकालने के समय बहुत आसान होता है। की को हम निकाल लेंगे ना तो ये बोल्ट भी आराम से निकल जाएगा। ये जो होता है ये कॉटर फाउंडेशन बोल्ट होता है, ठीक है। तो ये सभी फाउंडेशन बोल्ट हैं और इसके बाद स्टड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ठीक।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको स्टॉट समझ लेना है। तो टॉपिक वाइज ऐसे ही आप लोगों का आते जाएगा पूरी क्लास का वीडियो। बस आप लोग को हेल्प यही करना है कि एकदम सेशन को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, जो भी आपके दोस्त वगैरह है ना, उन सबको ज़रूर बताइए कि क्लास चल रहा है, क्लास ज्वाइन करें सब कोई। चलिए, जय हिंद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।